नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जो अभी तक कोरोना की चपेट में बदहाल है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू है और इसकी वजह से वीकेंड में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। वीकेंड यानी कि शनिवार रविवार में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। इसके साथ ही पूरे महाराष्ट्र में रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगी। 5 से ज्यादा लोगों के एक जगह जमा होने पर भी रोक है। मॉल और रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे। होम डिलीवरी की इजाजत है। सिनेमाघर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ चलेंगे। मीटिंग हुई और आप सभी लोगों को पता है कि मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में कोरोना की जो संख्या बहुत बढ़ रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए आज मीटिंग में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और बहुत सारे कड़क निर्णय लिए गए हैं। 8 से लेकर सुबह 7 तक का जो है वो एसेंशियल सर्विस जो होगी, सिर्फ उन्हीं को गाड़ी चलाने की परवानगी मिलेगी। जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स को, जो मॉल्स हो गए, दुकानें हो गए, ये सारे लोगों को पहले से ही रात में बंदी थी और उन लोगों को सिर्फ टेक अवे, यानी अभी सिर्फ जो है टेक अवे और पार्सल की जो है फैसिलिटी दी जाएगी, बाकी बंद किया जाएगा। रात में सिर्फ बेकरी हो गई, मेडिकल स्टोर्स हो गया या एसेंशियल में जो ज़रूरत चीज़ें हैं वही अलाउ किया जाएगा। और ऑफिसेज के मामले में वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा भी जो थिएटर्स वगैरह हैं, नाट्य घर वगैरह हैं, इसको जो है टोटल जो है बंदी की गई है। हमारे साथ मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे मुंबई से। सोहित, अभी तमाम चीजें एक तरह से पटरी पर लौट रही हैं और दोबारा जब इसकी शुरुआत ही हो रही थी, दोबारा जो ये लहर आई कोरोना की, उसके बाद नए नियमों का फिर से ऐलान किया गया है। एक तरह से नया लॉकडाउन है, खास करके वीकेंड में। तो इस नए लॉकडाउन का जो बातें ऐलान फिर से की गई हैं, जैसे मॉल्स फिर से बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, सिर्फ टेक अवे की इजाजत है, थिएटर खुल ही रहे थे, अभी संभल रहे थे, वो बंद हो गए हैं। काफी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा था और दोबारा क्या असर इसका एक तो जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। कोरोना की स्थिति कैसी है वहां पर, खास करके मुंबई शहर में तो स्थिति बुरी है। बाकी महाराष्ट्र में भी इस लॉकडाउन को लागू किया जा रहा है। बिल्कुल जी, देखिए दरअसल हो ये रहा है कि कल की भी अगर बात करें तो शनिवार के दिन 49,000 से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में आए हैं। तो जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक है। 9,000 से ज़्यादा मामले मुंबई में आ रहे हैं, 10,000 से ज़्यादा मामले पुणे में आ रहे हैं। सरकार के सामने 2 चारा था, या तो पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दें। तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को जब लोगों को से बात कर रहे थे वो, तब भी उन्होंने कहा कि अगर मैं पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दूंगा तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जिसके बाद बेरोजगारी और बाकी चीज़ें बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। महाराष्ट्र में दरअसल इससे पहले से ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन अब जो कहा गया है कि शाम 8 से लेकर सुबह 7 बजे तक का जो कर्फ्यू कहा जा रहा है, उसमें केवल एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए लोग ही बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और दिखता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये इसलिए क्योंकि भले ही नाइट कर्फ्यू का ऐलान इससे पहले किया गया हो, देखा गया कि बड़े पैमाने पर लोग इसका पालन नहीं कर रहे थे। रही बात जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद हैं, सरकार का कहना है कि उन्होंने सभी मॉल के मालिक हो, होटल का एसोसिएशन हो, थिएटर एसोसिएशन हो, उन सभी लोगों से बातचीत करके ही ये फैसला लिया है। उन सभी लोगों से मुख्यमंत्री ने, उनके एसोसिएशन से भी बात की है, उनको समझाया कि क्यों ये सारे फैसले लेने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है, जैसे आप भी कह रहे हैं, कि इसका रोज़गार पर ज़रूर असर पड़ेगा और उसके लिए क्या कुछ किया जाता है ये देखना अहम होगा। फिलहाल उसके लिए कोई फैसला नहीं किया गया है। दिन भर भी जिस तरह से पुणे में हमने देखा कि दिन में भी धारा 144 लागू है, यानी 5 और से ज़्यादा लोग अगर घूमते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। उसे भी पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जा रहा है। कल शाम से ये सारे नियम लागू होंगे। तो आज बैठक खत्म हुई है, थोड़े समय में SOP आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों में डर था कि लॉकडाउन का ऐलान पूरे हफ्ते भर के लिए या फिर 15 दिन के लिए किया जा सकता है, वो फिलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। शुक्रवार शाम से लेकर सोमवार सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन, यानी कठोर तरीके से इसे किया गया है। केवल अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर सब कुछ बंद किया जाएगा। एक दूसरी राहत की बात लोगों के लिए यह है कि जो यातायात है वो शुरू रहने वाले हैं, लेकिन जो सार्वजनिक यातायात है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो 50% पर चलेंगे। तो एक जो डर था कि लोकल को एक बार फिर से शायद बंद कर दिया जाए, वैसा होगा नहीं। लेकिन नियमों को
कहीं ना कहीं सख्त करने की कोशिश की गई है। हम आज देख भी रहे हैं कि किस तरह से जो मज़दूर हैं या फिर जो बाकी लोग हैं वो एक बार फिर से डरे हुए थे। कई लोग अभी गांव भी जा रहे हैं, उनके लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं, जैसे कि इंडस्ट्री पूरी तरह से चालू रहेगी, वर्कर पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी, जहां पर भी वर्कर्स के रहने की सुविधा है, वहां पर भी वो कंस्ट्रक्शन साइट को चालू रखने का ऐलान किया गया है, उन्हें चालू रखने की अनुमति दी गई है। सरकारी ठेके में भी निर्माण का काम जहाँ पर शुरू है वो चालू रहेगा। सब्जी मंडी पर भी कोई निर्बंध नहीं लगाई गई है, लेकिन भीड़ कम करने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं, जो SOP थोड़े समय में आएगा। ये फैसले इसलिए लिए गए क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन का ऐलान किया था और हमने देखा था कि किस तरह से बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे थे, वो ऐसा ना करे इस बार। तो ये सारी चीज़ें उसे देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। अब ये बैठक खत्म हुई है। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस हों, राज ठाकरे हों, कई इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उन सभी लोगों से बातचीत की, उन सभी लोगों की राय ली और उसी के बाद ये सारे फैसले लिए गए हैं। अब इसे कितनी सख्ती से लागू किया जाता है ये देखना होगा। साथ ही साथ जिस तरह से लगभग 50,000 मामले कल आए थे, क्या उसमें इससे कमी आती है? क्या लोग इसका पालन करते हैं? क्या ऑफिसर्स को जिस तरह से 50% पे काम करने कहा गया है वो सारी चीज़ें होती हैं क्या, ये देखना अहम होगा। जो बात अभी हुई कि वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त होगी, तो ये बात, इसका स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है कि क्या 50% कैपेसिटी पर ऑफिसेज में लोग जा पाएंगे? स्कूल्स तो वैसे भी बंद हैं, वर्क फ्रॉम होम ही नियम रहेगा। तो किस तरह से होगा हफ्ते भर? ये वीकेंड एक अलग है, जैसे ये मॉल्स बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, क्या ये सिर्फ वीकेंड में बंद रहेंगे या हफ्ते के बाकी दिनों में भी? पुणे शहर में भी एक मिनी लॉकडाउन है। देखिए, मॉल रेस्टोरेंट्स तो हर रोज़ बंद रहेंगे और केवल पार्सल की सुविधा होगी, ये हर रोज़ के लिए है। जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें सब कुछ बंद रहेगा, केवल अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी। जो ऑफिसेज की बात की जा रही है उसमें सरकार अपील कर रही है कि जहां पर भी संभव हो वर्क फ्रॉम होम करें। तो अभी तक केवल अपील की जा रही है। जब एक बार नियमावली आ जाएंगे, जो फाइनल ड्राफ्ट एक बार जो तैयार हो रहा है, जो आने वाले कुछ समय में जिसे पब्लिक किया जाएगा, जिसे लागू किया जाएगा, उसमें पता चलेगा कि क्या इसे लेकर भी नियम बनाए जाते हैं। क्योंकि सरकारी कार्यालय को लेकर तो नियम बनाए गए हैं कि वहाँ पर 50% ही जो कर्मचारी हैं उन्हें रहने की अनुमति दी गई है, लेकिन प्राइवेट के लिए ये कहा नहीं गया है। लेकिन अपील की गई है कि जहाँ पर भी संभव हो आप वर्क फ्रॉम होम करें, घर से काम करें। तो ये एक चीज़ देखना होगा कि उसे लेकर क्या कुछ कहा जाता है। रही बात होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स की तो और मॉल्स की, तो इसे बंद किया गया है, केवल पार्सल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये नियम कल से लागू होगा और जब तक ये नियम लागू रहेगा तब तक ही होटल्स, मॉल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स को बंद करने की बात की गई है। जी, धन्यवाद आपका। तो अभी पूरी जो उस पर मीटिंग चल रही है और फैसला आना है कि क्या किस तरह से बंद रहेगा, कब कब इसकी डिटेल्स कुछ देर में सामने आएंगी महाराष्ट्र के लिए। और कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं दिल्ली में भी, इससे दिल्ली में भी सख्ती बढ़ाई गई है। दुकानों पर भीड़ के चलते कई दुकानों के चालान काटे गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। दिल्ली में हर रोज कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस अब हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। दिल्ली पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है जो कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत पुलिस ने बीते 24 घंटों में दिल्ली के कई जिलों में, खासतौर से दक्षिणी पूर्वी जिला और नई दिल्ली जिला, जहां पर कई सारे बड़े पब और बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, वहां पर जाकर सरप्राइज चेकिंग की और ये पाया कि वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। होटलों में काफ़ी भीड़ है, रेस्टोरेंट के बाहर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर खाना खा रहे हैं, लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे हैं। तो ऐसे तमाम बड़े होटलों, रेस्टोरेंट, पब और बार के खिलाफ, जिनके मालिक हैं, उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। 13 से ज़्यादा केस पुलिस ने दर्ज किए हैं। और ऐसे लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे या जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, उनके खिलाफ भी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत दिल्ली में करीब 350 चालान अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। एक चालान 2000 रुपये का है। तो ऐसे में पुलिस ने 350 चालान किए हैं। पुलिस का कहना यह है कि जिस तरह से केस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये कार्रवाई बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं और लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो ऐसे में जो कोरोना का संक्रमण है वो काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है। इसीलिए पुलिस बचाव के तहत पुलिस ये कार्रवाई कर रही है। और पुलिस का कहना यह है कि ये जो कैंपेन है वो लगातार अब जारी रहेगी, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले
बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आप घर से निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, नहीं तो आपको 2000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा या आपके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है। साथ में वो रेस्टोरेंट, वो होटल, वो पावर बार जो कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने कहा कि अब बीते 24 घंटे में पुलिस ने 13 केस दर्ज किए हैं और लगातार ऐसे केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे कि तमाम जो रेस्टोरेंट, पब और बार के मालिक हैं वो कोविड की गाइडलाइंस का पालन करवाएं। तो पुलिस लगातार ये मुहिम जारी रहेगी जब तक कि कोरोना के मामले बढ़ते जाएंगे। तो कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों की वजह से सख्ती दिल्ली में भी है और अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो जान को खतरा तो है ही, लेकिन साथ साथ जुर्माना भी है, चालान होगा और केस भी दर्ज हो सकता है। तो इसलिए एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है। इस वक्त देश की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़। छत्तीसगढ़ में बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में जान गंवाने वाले जवानों की संख्या 22 हो गई है, जबकि एक जवान लापता है। शहीद जवानों में 8 सीआरपीएफ के और 14 छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं। एक लापता जवान सीआरपीएफ का है। हमले में 12 जवानों के घायल होने की भी खबर है। इस मुठभेड़ में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सलियों ने रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड से सुरक्षा बलों पर हमला किया। सूत्रों के मुताबिक मौके पर करीब 750 नक्सली थे। मौके से एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह इस नक्सली हमले के चलते अपना असम दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौट रहे हैं। अमित शाह को आज असम में 3 चुनावी रैलियां करनी थी, लेकिन पहली रैली के बाद ही वो लौटे। जहां तक आंकड़े का सवाल है, मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। इस मुठभेड़ के अंदर काफी नक्सलियों की हताहत होने की खबर है, क्योंकि जो गोपनीय जानकारी मिल रही थी और सूत्र बता रहे थे करीब 3 या 4 ट्रैक्टरों से जो घायल और मृत नक्सली हैं उनको वहां से ट्रांसपोर्ट किया गया। उनको अभी वॉच कर रहे हैं हम लोग और सुरक्षा बलों की तरफ से हमारे कल 2 जवान शहीद जो हुए थे उनकी हमको मॉर्टर डिफेंस प्राप्त हो गए थे और आज जो सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन लॉन्च किया, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके अंदर ऐसा जानकारी मिल रही है कि जो 21 मिसिंग थे, जिसके अंदर कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के जवान थे, 21 में से बॉडी 20 की जो मॉर्टर डिफेंस है वो लोकेट हो गई है। अभी भारतीय वायुसेना और केंद्रीय एजेंसियों और सीआरपीएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, सभी से समन्वय स्थापित करके उनके मॉर्टर डिफेंस को वहाँ से इवैक्यूएट कराया जा रहा है। फिर आगे की कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के जंगलों में इस बार भयानक आग लगी है। पिछले साल इस आग में राज्य के जंगलों का करीब 172 हेक्टेयर चपेट में आया था और इस साल अब तक 1290 हेक्टेयर इलाके में आग लग गई है और लगातार कई इलाकों में जंगल दिन रात धधक रहे हैं। इस आग में उत्तराखंड की वन्य संपदा का भारी नुकसान हुआ है। बीते 48 घंटे में ही जंगलों में 40 से ज्यादा जगहों पर नई आग लगी है और इस तरह राज्य में अब तक आग लगने की घटनाएं करीब 1000 छूने वाली हैं। वन विभाग के मुताबिक 12000 से ज्यादा लोगों को आग बुझाने की घटनाओं में लगाया गया है। इस बीच उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वनों में आग के मुद्दे पर आज एक आपात बैठक बुलाई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर फोन पर बात की और आग बुझाने के लिए केंद्र से मदद मांगी। बनागनी की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं
मैंने आज ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। और अब बात पश्चिम बंगाल चुनाव की। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दी है। उन्हें चुनाव आयोग ने आचार संहिता तोड़ने के लिए चेतावनी दी है। उन्हें वोटिंग को प्रभावित करने को लेकर भी चेतावनी मिली है। उन पर गलत आचरण का आरोप लगा है क्योंकि नंदीग्राम में वोटिंग के दिन ममता ने वहां पर आरोप लगाए थे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है और उसके अलावा वो बूथ के बाहर ही 2 घंटे पोलिंग बूथ में के बाहर बैठ गई थी। पोलिंग बूथ में टीएमसी के एजेंट नहीं जाने देने का उन्होंने आरोप लगाया था और खुद 2 घंटे तक बूथ के बाहर बैठी हुई थी। ममता बनर्जी बोयाल बूथ के बाहर बैठी थी। बूथ के बाहर टीएमसी बीजेपी समर्थक आमने सामने हो गए थे। चुनाव आयोग का यह कहना है कि ममता के कदम से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। ममता के जो आरोप हैं वो आधारहीन हैं और उनके आरोप तथ्य से परे हैं, जिसका कोई भी सबूत नहीं है। और कोयला घोटाले में नए ऑडियो टेप सामने आने के बाद बीजेपी ने सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने साफ कहा है कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जो 900 करोड़ रुपए मिले उसकी जानकारी ममता बनर्जी को थी। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि इसके पैसे तृणमूल के पास भी गए हैं। दिनेश त्रिवेदी साहब, आज जो आरोप लगाए गए उसमें एक नया एंगल निकल के सामने आया है कि जो पोल एजेंसी जो मदद कर रही है उस पर भी आरोप लगाए। क्या है वो बात? नहीं है भैया, देखिए हमने जब इस्तीफा दिया था एक ही बात कही थी कि जब हम वहाँ थे तब गरीब की पार्टी थी, 4,000, 5,000, 10,000 नहीं थे। अब यदि सैकड़ों करोड़ किसी कंसल्टेंट को दिए जाते हैं तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? और वो पैसे जनता के पैसे हैं, वो सब टैक्स पेयर के पैसे हैं। यदि आपको डोनेशन मिलता है वो भी जनता के ही पैसे होते हैं। तो ये बात तो सही है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया है। तो जो मैंने उस दिन कहा था आज वो बाहर सार्वजनिक हो गया। तो आपका कहना कि मतलब पूरा तृणमूल कांग्रेस करप्शन में लोटपोट हो गया। और मुझे खुद दुख हो रहा है कि इस पार्टी की जो स्थापना हमने शुभेंदु ने सबने मिलकर की थी, आज क्या हालत हो गई। त्रिवेदी साहब, आपका कहना है कि जो कोल का पैसा, चाहे जो आरोप लगा रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पैसा, वो सब पैसा में से इस एजेंसी को भी दिया गया? भैया मैं ये नहीं कह सकता हूँ। ये मतलब जो होता है ना 1+1 2, क्योंकि पैसा तो मिल रहा है ना। जैसे हर्षद मेहता, उनका जब स्कैम हुआ तब आपने भी जो शेयर खरीदे थे ऑफिशियली उसको भी टेंटेड कहा गया। तो ये पैसे जो भी कंसल्टेंट को मिल रहे हैं वो भी टेंटेड पैसे हैं। वन लास्ट क्वेश्चन, तृणमूल कहती है कि आप इसलिए इस समय कर रहे हैं कि 2 फेज के चुनाव होने के बाद शायद आप हार रहे हैं। भैया आप बच्चों को पूछिए ना, वहाँ शुभेंदु नंदीग्राम में 20,000 से भी जीत गए हैं, उसमें कोई शक और शुबा है ही नहीं। आप सबकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है किस प्रकार से आप मतलब हकबका गए हैं। आपकी बोली से पता चल रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है। तो उस बहस में तो जाने की जरूरत ही नहीं है।
पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है और राज्य में प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम राजनीतिक पार्टियों के दूसरे बड़े नेता भी अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। इनकी चुनावी सभाओं की सुरक्षा काफी अहम है, चुनाव में कोई गड़बड़ी न हो। इन सब बातों के मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा पर कड़ी चौकसी है। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी सीमावर्ती इलाके से उमाशंकर सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत बांग्लादेश के बीच 4094 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 5 राज्यों से लगती है। इसमें से 2217 किलोमीटर सीमा अकेले पश्चिम बंगाल से लगती है। राज्य में चल रहे चुनाव के मद्देनजर यहां चौकसी कड़ी कर दी गई है। भारत से आने वाला एशियन हाईवे नंबर 2 बांग्लादेश में प्रवेश करते ही बांग्लादेश का नेशनल हाईवे नंबर 10 बन जाता है। जिस सड़क पे अभी मैं चल रहा हूँ ये बांग्लादेश में है और यहाँ बीएसएफ मुस्तैद है। चुनाव के मद्देनज़र सतर्कता बढ़ा दी गई है। जो फेंसिंग है वो 150 मीटर पीछे है और उस इलाके में भी बीएसएफ फिलहाल पेट्रोल कर रही है और नज़र रख रही है जो फेंसिंग के आगे का इलाका है। तो हमारे पास खबरें आती रहती हैं कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है टू हेल्प, तो गड़बड़ी फैलाने के चक्कर में इलेक्शन के माहौल में पैसे आ सकते हैं यहाँ से जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इलेक्शन को। इस तौर पे बहुत ही एक थोड़ी सी डिफरेंट रोल हमने अभी शुरू कर दिया करना, जिससे कि जो नॉर्मल ड्यूटी करते थे अभी हम अहेड ऑफ फेंसिंग भी जाकर ड्यूटी करना शुरू कर दिए हैं, जिससे कि लोग फेंसिंग तक, जो बांग्लादेश से जो एंटी नेशनल आदमी है वो फेंसिंग तक ना पहुँच पाएँ और उसको काट न लें। प्रधानमंत्री मोदी के हाल के बांग्लादेश दौरे के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की खबर आई। बांग्लादेश सरकार ने हिंसा के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन और तत्वों के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया है। ऐसे तत्व इधर ना घुसें, इस पर भी नजर है। हम जीरो लाइन पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं एरिया को डोमिनेट करने के लिए। रात के टाइम एससीपी कर रहे हैं जिससे एरिया को बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट हो रहा है और हम किसी भी चैलेंज के लिए हमेशा तैयार है। भारत बांग्लादेश के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं और सीमा पर भी इसकी झलक मिलती है। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के बीच अमूमन तालमेल रहता है। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की असल चुनौती शुरू होती है शाम ढलने के बाद। हालांकि फ्लड लाइट्स का यहाँ पे पूरा बंदोबस्त है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठिए हैं वो तारबंदी तक किसी तरह क्रॉल करके पहुंचते हैं और उनकी कोशिश होती है कि तारबंदी को काटा जाए ताकि इस तरफ जो उनके साथी हैं या जो इस तरफ से जो गुड्स उनको स्मगल करने वाले हैं उनको अपने काम में आसानी हो। लेकिन यहाँ भी बीएसएफ की चौकसी काम आती है। ऐसे छोटे बछड़े के लिए तस्कर छोटा पेप्सी कोड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इनको रात के अंधेरे में सीमा पार फेंक दिया जाता है, लेकिन तस्करी की बड़ी खेप के लिए तारबंदी काटने की कोशिश होती है, इसलिए तारबंदी पर बांस भी लगाया गया है। क्रॉल करके आते हैं अंधेरे का फायदा उठा के और तार को, इस फेंसिंग को भी बाधित करके काटने की कोशिश कर देते हैं। अब हमने ये जो इम्प्रोवाइज सिस्टम लगाया बैम्बू का, जिससे कि ये कटर से ये नहीं कट पाएगा। कटर से नहीं कटेगा तो इसको काटने के लिए दा की आवाज़ आएगी। दा को अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस पर आवाज़ आएगी, तो इस आवाज़ को सुन के अगल बगल का जो संतरी होगा जो कि थोड़ा सा दूर होगा, दाएं बाएं होगा, वो भाग के आ जाता है और इस का जो काम में जो लिप्त हैं उस काम को नहीं पूरा होने देते हैं। बीएसएफ को चुनावी ड्यूटी पर भी लगाया गया है। ऐसे में उसके कंधे पर दोहरी जिम्मेदारी है। भारत बांग्लादेश सीमा से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। ओके, नोटेड सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में जींद में किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत की है। इस महापंचायत में केजरीवाल ने किसानों का समर्थन कर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की बात दोहराई और कहा कि वो किसानों के साथ हैं।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें किसान आंदोलन के समर्थन का खामियाजा भुगतना पड़ा है। आंदोलन का समर्थन करने के चलते ही केंद्र सरकार दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाला बिल लेकर आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस आंदोलन के सामने झुकना ही पड़ेगा। किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, ठाडे रहना, चिंता ना करना। दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम, अंत तक चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, अंत तक किसान आंदोलन का साथ देंगे। और दोस्तों, मेरा दिल कहता है समय लग जाए, लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान आंदोलन के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। कल रोहतक में इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, यह बड़ी गलत बात है। जिस देश के अंदर किसानों का सम्मान नहीं है, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। किसानों का साथ देना चाहिए सरकारों को, कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करना चाहिए। हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी। तो केजरीवाल ने ये फिर दोहराया है कि वो किसान आंदोलन का समर्थन अंत तक करेंगे। उन्हें उम्मीद है कि ये एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। तो इस वक्त देश की बात में इतना ही।